हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ माइक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अनीमिया। अनीमिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच रेड ब्लड सेल का काउंट, हीमोग्लोबिन का लेवल या फिर हेमाटोक्रिट का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, anemia is classified into three categories: माइक्रोसाइटिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया एंड नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसाइटिक अनीमिया के बारे में। माइक्रोसाइटिक का मतलब है कि जो साइज़ है सेल का वो स्मॉल हो गया। अनीमिया का मतलब है कि सेल्स की डेफिशिएंसी भी होगी है। तो टाइप ऑफ अनीमिया इन विच रेड ब्लड सेल साइज बिकम स्मॉल। एवरेज एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स is called mean corpuscular volume. Normal level of mean corpuscular volume is 80 to 100 femtoliter। इसका मतलब ये है कि अगर सेल का साइज 80 से 100 फेमटोलीटर तक है तो मतलब साइज नॉर्मल है। अगर 100 से बढ़ गया है तो सेल का साइज लार्ज हो गया। अगर 80 से कम हो गया तो सेल का जो साइज है वो स्मॉल हो गया। अगर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से कम है तो इसका मतलब है जो साइज़ है सेल का वो स्मॉल हो गया, तो हम सेल को माइक्रोसाइट भी कह सकते हैं और इस अनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक अनीमिया कहते हैं। हम अब डिस्कस करेंगे वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर साइज़ है सेल का वो स्मॉल हो जाता है। देखिए, अगर तो थैलासीमिया की वजह से जो अनीमिया है, अनीमिया ड्यू टू थैलासीमिया, वो भी माइक्रोसाइटिक होता है। अनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी वो भी माइक्रोसाइटिक होता है। अनीमिया ड्यू टू सिड्रोब्लास्टोसिस वो भी माइक्रोसाइटिक होता है। ये तीन कंडीशंस हैं। अगर हम बात करें अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में, उसमें इनिशियली नॉर्मोसाइटिक अनीमिया होता है, बट जब आयरन डिप्लीट्स कर जाएं तो उसमें भी माइक्रोसाइटिक अनीमिया हो सकता है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारी आज की वीडियो है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। देखिए, नाम से ही जाहिर है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वो अनीमिया है जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब क्या वजूहत हैं, क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। देखिए, 4 से 5 काजेज़ हैं। पर नंबर 1 ये है कि डिक्रीज इनटेक। अगर तो बंदा डाइट में जो आयरन है उसका इंटेक कम कर रहे हैं, या फिर प्योर वेजिटेरियंस है। प्योर वेजिटेरियंस में भी आयरन की डेफिशिएंसी के जो चांसेस है वो हाई होते हैं। इसकी रीज़न क्या, देखिए, आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो हीम आयरन या नॉन हीम आयरन। अगर हम बात करें नॉन हीम आयरन की तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाई जाती है, और अगर हम बात करें हीम आयरन की, ये प्रेजेंट होती है एग में, चिकन में, मीट में। अगर हम इन दोनों के अब्जॉर्प्शन को कंपेयर करें तो हीम आयरन रैपिडली और वेल अब्जॉर्ब हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन हीम आयरन। सो वो लोग जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनमें तो सिर्फ और सिर्फ नॉन हीम आयरन जा रही होती है डाइट के ज़रिए, तो उसकी अब्जॉर्प्शन भी कंपैरेटिवली हीम आयरन से कम होती है, तो दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डिवेलपिंग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। दूसरी वजह यह है कि डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। पेशेंट की डाइट में, बंदे की डाइट में आयरन ठीक है बट उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। उसकी क्या वजूहत हो सकती है, देखिए, या तो कोई डिजीज़ हो सकती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, जैसे कि सीलियक डिजीज़ है या फिर क्रोहन डिजीज़ है, ये डिजीज़ हो सकती है, या फिर उसकी कोई सर्जरी हुई हो, गैस्ट्रेक्टोमी हुई हो। तीसरा जो फैक्टर है वो इंक्रीज डिमांड। वो फीमेल पेशेंट जो प्रेग्नेंट है और एडोलेसेंस की एज में जो ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, और प्रेगनेंसी में भी एक फीटस की ग्रोथ हो रही होती है, तो आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो जब आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है और इनटेक कम हो रहा होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिवॉल्व होने के चांसेस है। चौथा पॉइंट है लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड या तो इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज मेंसेस इन फीमेल। फीमेल में अगर मेंसेस से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, या पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर की या ड्यूडिनल अल्सर की हिस्ट्री थी तो उधर से भी ब्लड लॉस हो सकता है। अभी तक हमने देखा कि 4 फैक्टर हैं, या तो पेशेंट इनटेक कम कर रहा है, प्योर वेजिटेरियन में इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ डिवेलपिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या अब्जॉर्प्शन कम है, वो किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, वो किसी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, या बॉडी में आयरन की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, जैसे कि एडोलिसेंस, जैसे कि प्रेगनेंसी, या फिर लॉस ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन, या फिर ड्यूडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है।
ये तो थी। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कंसीडर कर लें ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है जिसके नतीजे में प्रोटोपोरफायरिन 9 बनता है। प्रोटोपोरफायरिन फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं फेरस चिलाटेज और आयरन मौजूद होता है। तो प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन के साथ बाइंड करके इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस चिलाटेज ये हीम बना देता है और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर हीम ग्लोब्यूलिन के साथ बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन बना देती है। कंसीडर कर लें एक पेशेंट है जिसको आयरन की डेफिशिएंसी है। देखें, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो लेस आयरन प्रोटोपोरफायरिन के साथ बाइंड करेगा, लेस हीम बनेगी। जब हीम लेस बनेगी तो लेस हीम ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करेगी और लेस हीमोग्लोबिन बनेगी। जब हीमोग्लोबिन कम बनेगी तो सेल की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी और जो सेल बन रहे हैं उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम जा रही है और उनका साइज भी स्मॉल हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है। देखिए, माइक्रोस्कोपी से रेड ब्लड सेल को देखें तो हाइपोक्रोमिक हो जाएंगे। इसकी रीज़न क्या है? देखें, जो रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की वजह से डार्क कलर आ रहा होता है रेड ब्लड सेल का। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, लेस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा सेल में, तो सेल जो है ना वो स्लाइटली पेलर हो जाएगा। तो इसी वजह से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोसाइटिक प्लस हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। अभी आपको समझ आ गई होगी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्यों कहते हैं। क्योंकि साइज़ कम हो जाता है, छोटा हो जाता है और जो कलर है वो भी थोड़ा सा पेलर और लाइट हो जाता है। इसी वजह से इसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देयर में बी फटीग, इंक्रीज हार्ट रेट। देखें, जब हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो हमारे रेड ब्लड सेल्स पूरा नहीं कर पाते, तो हमारा हार्ट रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको डिमांड के मुताबिक पूरा किया जा सके और इसकी वजह से पल्स इंक्रीज हो जाती है, रैपिड पल्स होती है, फंक्शनल मर्मर। जब हार्ट रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में रैपिडली पास होता है, तो उसकी वजह से एक मर्मर प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मर्मर। वीकनेस, स्किन का कलर पेल हो जाता है, लेस ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से थे। ये तो थे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। एंगुलर स्टोमाटाइटिस को हम चीलाइटिस भी कहते हैं। ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है और ये एंगल है माउथ का, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। अब इस एंगल ऑफ माउथ पे अगर अल्सर बन जाए उसे हम कहते हैं एंगुलर स्टोमाटाइटिस और चीलाइटिस। ठीक है। अब सेकंड थिंग आ जाती है एट्रोफिक टंग। देखिए, अगर हमने कभी गौर किया हो हमारी टंग के ऊपर पेपिलाज होते हैं। अगर ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही होती है तो ये जो पेपिला है ये एट्रोफिक हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और जो हमारी टंग है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, पेपिले ख़त्म हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं पेपिला ख़त्म हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं एट्रोफिक टंग। ठीक है। और फिर ब्रिटल हेयर भी हो सकते हैं और अगर तो हमारे जो नेल्स हैं वो स्पून शेप्ड हो जाएं और वो कनकेव हो जाएं। नॉर्मली हमारे कन्वेक्स शेप्ड होते हैं, अगर कनकेव शेप्ड हो जाए, नॉर्मली हमारे ऐसे होते हैं नेल, अगर तो कनकेव शेप्ड हो जाए ऐसे स्पून शेप तो उसे हम कहते हैं कोलोनिकिया। लास्ट पेशेंट प्लमर विल्सन सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। देखिए, प्लमर विल्सन सिंड्रोम इज अ ट्राइएड ऑफ एसोफेजियल वेब, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड डिस्फेजिया। पेशेंट प्रेजेंट करेगा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एंड उसको कंप्लेन होगी कि उसको स्वॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लमर विल्सन सिंड्रोम भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं।
फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे सीबीसी। सीबीसी भी हमें ये देखने को मिलेगा रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो गया है, या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, या फिर हेमाटोक्रिट का लेवल कम हो गया। और मैंने आपको बताया था मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम भी कम होगा। इससे हमें पता चलेगा कि ये अनीमिया है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम से पता चलेगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो स्मॉल हो गए हैं, माइक्रोसाइटिक अनीमिया। अब व्हाट इज़ मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, व्हाट इज़ मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का मतलब है कि एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल, ये भी कम हो जाएगी। इसी वजह से ही तो जब लेस आयरन थी, मैंने आपको पैथोजेनेसिस में समझाया था, लेस आयरन थी तो हीमोग्लोबिन कम बढ़ रही है, तो हीमोग्लोबिन पर सेल कम हो जाएगी डेफिनेटली। तो इसी वजह से, इन दोनों की वजह से ही तो है वो हाइपोक्रोमिक हो गया था। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिलेटिव टू साइज़ के रिलेशन में जो अमाउंट है हीमोग्लोबिन की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। अगर हम ब्लड में आयरन का लेवल चेक करवाएंगे तो वो भी डिक्रीज़ हुआ होगा, फेरेटिन भी कम हुआ होगा। व्हाट इज़ फेरेटिन। देखिए, हमारी बॉडी में आयरन जो स्टोर होती है वो फेरेटिन फॉर्म में होती है। लीवर एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं एपोफेरेटिन। ठीक है, आयरन एपोफेरेटिन के साथ बाइंड होता है और इसे हम कहते हैं फेरेटिन। और हमारी बॉडी में जो आयरन है वो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। अब जो फेरेटिन स्टोर कहाँ पे होता है, ये स्प्लीन, बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में होता है, स्प्लीन हुआ होता है, स्टोर हुआ होता है। लेकिन और कुछ लेवल हमारे ब्लड में भी होता है जिसका नॉर्मल लेवल की एक रेंज होती है। अगर तो उस रेंज के अंदर फेरेटिन का लेवल है तो मतलब आयरन की स्टोर्स ठीक है, आयरन के स्टोर्स में डिप्लीशन नहीं हुई। अगर तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन के स्टोर्स भी डिप्लीट हो जाएंगे, आयरन का लेवल भी कम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जब आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन स्टोर्स है जिसे हम फेरेटिन कहते हैं वो भी डिप्लीट्स हो गए हैं, तो हमारा लीवर ट्रांसफेरेटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, ताकि कहीं ट्रांसपोर्टेशन में तो मसला नहीं आ रहा। जब वो ट्रांसफेरेटिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा तो हम जब टेस्ट करवाएंगे ट्रांसफेरेटिन तो हमें इंक्रीज़ मिलेगा। लास्ट है सेचुरेशन परसेंटेज। देखिए, जब आयरन हमारी बॉडी में कम मौजूद है तो जो ट्रांसफेरेटिन है वो लेस बाइंड होगी इसके साथ, तो जो परसेंटेज सेचुरेशन ट्रांसफेरेटिन है वो कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सेचुरेशन की परसेंटेज है वो कम हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा, हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने सीबीसी करवाया। सीबीसी में हमने क्या देखा, सीबीसी में हमने देखा रेड ब्लड सेल कम हो गए हैं, हीमोग्लोबिन कम हो गया, हेमाटोक्रिट कम है, तो हमने डायग्नोस कर लिया भाईजान इसको अनीमिया। जब हमने मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम देखा तो हमें पता लग गया कि ये माइक्रोसाइटिक अनीमिया है। जब हमने मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखा तो हमें ये पता लगा कि जो सेल्स है वो हाइपोक्रोमिक भी है। अनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया अभी तक डिस्कवर हो चुका है, हमने डायग्नोस कर लिया, सॉरी। फिर हम आयरन लेवल देखेंगे, ये सीबीसी में नहीं, आयरन लेवल, फेरेटिन लेवल, ट्रांसफेरेटिन लेवल, सेचुरेशन परसेंटेज, ये सीबीसी से हमें पता नहीं चलते। हमने फिर आयरन लेवल देखा तो ये भी कम हुआ होगा, फेरेटिन लेवल भी कम हुआ होगा, क्योंकि देखें स्टोर कम है, आयरन कम है, स्टोर्स भी कम हो गए हैं ना, स्टोर्स में भी ख़त्म हो गया, जितनी आयरन स्टोर थी वो भी ख़त्म हो गई। ट्रांसफेरेटिन है, हमारी लीवर ने ट्रांसफेरेटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, ताकि जो सप्लाई में जो ट्रांसपोर्टेशन है आयरन की हमारे ब्लड में उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा, तो फेरेटिन का लेवल भी हाई हो जाएगा। ट्रांसफेरेटिन जो बाइंड करती है आयरन के साथ उसे हम कहते हैं सेचुरेशन परसेंटेज। जब ट्रांसफेरेटिन का लेवल तो हाई है और आयरन का लेवल कम है तो लेस ट्रांसफेरेटिन बाइंड करेगी आयरन के साथ, तो जो सेचुरेशन है वो भी कम हो जाएगी। हमने डायग्नोसिस कर लिया, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को हम आयरन सप्लीमेंट के साथ ट्रीट कर सकते हैं। फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट दे सकते हैं। फेरस सल्फेट 500 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं और फेरस ग्लूकोनेट 250 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं।